वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 15 एडजस्टमेंट, जो कि बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। और ये 15 चैप्टर में सारा का सारा थ्योरी दिया हुआ है। उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 16, जिसमें कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप 12th के बाद अगर BCom या BBA करते हैं, तो अगर BBA करेंगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये चैप्टर आपको मिलने वाला है और BCom में भी आपको ये चैप्टर मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए एडजस्टमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, हम पहले डिस्कस किए थे कि एक जो सोल प्रोप्राइटर होता है, एक सिंगल ओनरशिप बिजनेस जो रन कर रहा है, वो पहले जनरल एंट्री बनाएगा, उसके बाद लेजर बनाएगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएगा और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल स्टेटमेंट बनाता है। और फाइनल स्टेटमेंट में 3 अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये पता चल सके, कहां पर कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये पता चल सके, कहां से इनकम जनरेट हो रहा है ये पता चल सके, या फिर पिछले साल के प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो कंपेयर कर सके कि इस साल वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ज्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है, और कम कर रहा है तो उसके क्या क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस है जो बढ़ गए हैं, या कौन कौन से ऐसे इनकम है जो ज्यादा आ गए हैं। तो ये सारी चीजों का स्टडी करने के लिए सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो देखिए एडजस्टमेंट क्या है, तो ये एडजस्टमेंट चैप्टर नंबर 15 में है, जो कि आप ऐसा समझो कि एक जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके नीचे में एक एडजस्टमेंट दिया रहता है, 4-5 ठोक एडजस्टमेंट दिया रहता है। इसका मतलब ये है कि जब वो ट्रायल बैलेंस बना रहा था, जो अकाउंटेंट है ट्रायल बैलेंस बना रहा था, उस समय वो सारी चीजों को लिखना भूल गया। जैसे कि सैलरी देना था, आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको नहीं लिखा, या प्रीपेड कुछ एक्सपेंसेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये सारी चीज़ों को नहीं लिखा। तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, फाइनल स्टेटमेंट में हम उसको एडजस्ट करते हैं। और जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसके मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं, 3 भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 इफेक्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने लाइन से लिख दिया हुआ है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। टोटल आपका 14 एडजस्टमेंट होते हैं। अगर 14 एडजस्टमेंट को अगर आप समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, उसका 2 इफेक्ट होता है। तो कहां जाता है, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है उसको। और दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में, उसको एसेट में लिखा जाता है। ये जो भी मेरा पुराना वीडियो देखा है, पुराने चैप्टर्स के वीडियो जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं वो देखा होगा, तो वो समझ गया होगा। और बेटा आप अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो जाए और आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, ऐसे खर्चे जो आप कर दिए हो लेकिन उसका पेमेंट नहीं किए हो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, उसी साल के खर्चे को और उसी साल के इनकम को, तभी तो हमको नेट प्रॉफिट या जो नेट लॉस आ रहा है वो एक्यूरेट आएगा। मान के चलिए मैं सैलरी, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं किया हूं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको लिखा भी नहीं, तो क्या मेरा प्रॉफिट सही आएगा? जी नहीं, सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको लिखा ही नहीं हूं। और यहां पर हमको क्या करना रहता है, दिए रहें या ना दिए रहें उसको हमको लिखना है, मतलब उस साल के एक्सपेंस और उस साल के इनकम को लिखना है, तभी जाके हम सही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता कर पाएंगे, या हमारा बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम जान पाएंगे। तो देखिए इसको रटना नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, धीरे धीरे आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएगी। यहां पर मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूं, इसके बाद जो वीडियो रहेगा उसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा, 2-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखेंगे, उसके बाद परफेक्ट हो जाएंगे, सारी चीजों को समझ जाएंगे कि किस तरीके से कैसे काम करता है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेंस हम कर दी, मतलब हम सैलरी देना है और दिए नहीं है, तो उसको ऐड नहीं किया गया है, मतलब कि उसको एक्सपेंसेस में नहीं दिखाया गया है, तो उसको हमको दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो उसी साल का ही एक्सपेंस है, तभी हमारे पास सही प्रॉफिट या सही लॉस आ पाएगा। तो क्या करेंगे, इसके 2 इफेक्ट होंगे। ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, मान के चलिए सैलरी है,
सैलरी 10,000 रुपए बस दिए हैं, 15,000 रुपए और देना है, तो हम क्या करेंगे उसको, वो सैलरी जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें हम ऐड कर देंगे 15,000 रुपीज, और लाइबिलिटीज में हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, वैसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में उसको ऐड कर देंगे। यहां पर ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, प्रॉफिट लॉस में ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम उसको डेबिट साइड जो भी ऐड करना होगा हम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे और लाइबिलिटीज में लिख देंगे। उसके बाद तीसरा है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब होता है कि हम पैसा पहले से दे दिए हैं, एडवांस में दे दिए हैं। देखिए, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को समझने का एक बहुत बढ़िया आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे कि प्रीपेड सिम होता है, जैसे कि हम जो अभी जो मोबाइल सिम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं जियो का इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले क्या करता हूं मैं 799 का रिचार्ज कराता हूं, उसके बाद 3 महीना का मेरे को सर्विस मिलता है। ठीक है, 3 महीने का मिलता है। इस महीने करवाया लेकिन मेरे को वो 3 महीने का सर्विस मिलेगा, तो ये क्या है, प्रीपेड सिम है। बात करें पोस्टपेड का, तो पोस्टपेड में क्या होता है, हम पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बिल आता है, उसके बाद हम उस बिल का पेमेंट करते हैं, वो पोस्टपेड कहलाता है, या फिर आउटस्टैंडिंग आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब इस साल का एक्सपेंस तो आप दे दिए हैं, प्लस आने वाले साल का भी आप एक्सपेंस को आप पे कर दिए हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेंट, प्रीपेड रेंट, आप रेंट ना इस साल का पे किए हो, आने वाले साल का भी आप रेंट पे किए हो, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले एक्सपेंस को हम उसमें नहीं लिखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ उसी ईयर का ही एक्सपेंस और उसी ईयर का ही आपका इनकम को हम लिखते हैं। तो यहां क्या होगा, डिडक्शन फ्रॉम सरप्लस एक्सपेंस। तो जो भी एक्सपेंसेस हम किए हैं उसको क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में माइनस कर देंगे, और जो प्रीपेड होता है वो एसेट होता है, इसलिए एसेट्स इन बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हम लिख देंगे। इसके 2 इफेक्ट। अब आते हैं फोर्थ में, एक्रूड इनकम, या फिर इसको बोला जाता है अर्न इनकम। एक्रूड का मतलब होता है हम काम कर लिए हैं लेकिन हमको उसके बदले उस पैसा नहीं मिला है, इसको अर्न इनकम बोला जाता है। तो देखिए, हमको पैसा मिला नहीं है लेकिन आज नहीं तो कल हमको मिल जाएगा, वो हमारी इनकम में शो होना चाहिए, और एडजस्टमेंट में लिखा है इसका मतलब कि हम उसको भूल गए हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड इन रिस्पेक्टिव इनकम, हम उसको ऐड करेंगे, और क्या होगा, और उसको हम एसेट साइड में लिख देंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम उसको लिख देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इनकम है, एसेट्स है। उसके बाद 5वां देखिएगा, इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में पैसा मिल गया है। ठीक है, एडवांस में पैसा मिल गया, जिसको हम अनएक्रूड भी बोला जाता है, अनएक्रूड भी बोलते हैं, या फिर अनअर्न इनकम बोला जाता है। अनएक्रूड और या अनअर्न इनकम, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देखा जाता है, ये वर्ड नहीं लिखा रहता, अनएक्रूड या फिर अनअर्न इनकम। तो अनअर्न इनकम का मतलब यह है कि कमाया नहीं गया है लेकिन आपको पहले से मिल गया है। कुछ चीज होता है जैसे कि घर पे आप पेंट वेंट करवा रहे हैं, तो आप पहले से एडवांस 10,000 रुपए दे दिए, वो क्या है, वो जो बंदा जो पेंटर है वो जो पैसा लिया है वो उसके लिए क्या है, अनअर्न्ड इनकम है। क्लियर है? या फिर अगर मैं जियो का रिचार्ज करा रहा हूं 799 का, जैसे ही रिचार्ज कराया पैसा जियो वाले के पास चले गया, उसके लिए वो कौन सा पैसा है, अनअर्न्ड इनकम है, क्योंकि वो अभी कमाया नहीं है। कब कमाएगा, जब 3 महीने तक के मेरे को सर्विस देगा, उसके बाद ही वो कमाएगा। तो अब ये इनकम जो है कमाए नहीं है और इसको लिख लिए हैं, तो इसको क्या किया जाएगा, लेस इन रिस्पेक्टिव इनकम, जो भी इनकम रहेगा उसमें हम लेस करेंगे और उसको हम लाइबिलिटीज में लिख देंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिख दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारे लाइबिलिटीज है, अभी हम वो काम को कंप्लीट नहीं किए हैं। क्लियर है? उसके बाद 6th है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मशीनों पर लगाया जाता है, मशीन हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, इसमें हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं। तो डेप्रीशिएशन जो होता है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो जितना भी वैल्यू डेप्रीशिएशन का होगा उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और जो लेस इन अमाउंट, लेस इन अमाउंट मतलब कि जो भी जैसे कि एसेट्स में जो भी मशीन होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि 10,000 रुपए का मशीन है, इस पर लगना है 10% डेप्रीशिएशन जो कि नहीं लगा है, तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपीज। तो हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड ना टू डेप्रीशिएशन करके 1,000 रुपीज लिख देंगे। और बैलेंस शीट में एसेट साइड जैसे कि मशीनरी है, मशीनरी कितने का है, 10,000 का, उसमें हम माइनस कर देंगे 1,000 और आउटर कॉलम में हम लिख देंगे 9,000 रुपीज। ठीक।
उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए बिजनेस प्रोस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो उसके लिए एक बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट वाली बात है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूं कि एक बिजनेस पर्सन और एक बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, दोनों के दोनों सेपरेट एंटाइटी होते हैं। ये कौन बोलता है? तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि ये दोनों के दोनों अलग हैं। तो अब ये बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो अपने बिजनेस में पैसा लगाया है। अब ये जो बिजनेस है वो उसको क्या देगा रिटर्न में? ये देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, ब्याज देगा उसको। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो उसको एक्सपेंस है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लेस इन अमाउंट में लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 8th है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए क्या हो रहा है, ये बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस से कुछ पैसा उधार ले रहा है और इसके बदले ये क्या करेगा? पैसा जब लौटाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लौटाएगा, तो बिजनेस को वो इंटरेस्ट पे करेगा। तो बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसके लिए इनकम है। इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड उसको शो कर दिया जाएगा, ड्राइंग का जो इंटरेस्ट रहेगा, और जो ड्राइंग की वैल्यू रहती है वो लेस इन कैपिटल, तो कैपिटल से उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 9th है गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज मतलब कि आप पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं अपने बिजनेस से। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मेरा किराना दुकान है और एक टिपा मेरे को तेल की जरूरत है, भंडारा करवाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? एक टिपा तेल को ले जाऊंगा। तो वो क्या हुआ? मैं अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा हूं, ठीक है, या फिर अपने घर में ले जा रहा हूं, घर में कुछ फंक्शन है तो उसके लिए मैं पैसा तो नहीं दिया बिजनेस में, दुकान में अपने पैसा तो नहीं डाला, तो वो क्या हुआ? गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो ये क्या होगा? तो पहला इफेक्ट आएगा, हम लेस करेंगे परचेज से, जितने अमाउंट का विड्रॉ हुआ है गुड्स, और लेस करेंगे कैपिटल से। क्लियर है? लेस करेंगे परचेज से और लेस करेंगे कैपिटल से, क्योंकि अगर हम गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो उससे हमारी कैपिटल भी कम होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ एज अ वेलफेयर एक्सपेंस। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टाफ वालों को वेलफेयर एक्सपेंस के लिए। वेलफेयर मतलब कि समाज कल्याण के लिए। मतलब मेरे यहाँ एम्प्लॉय हैं जो 10-15 एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं। अब मैं क्या किया, उनको वेलफेयर में कोविड चल रहा था तो मैं उनको क्या किया, कुछ सामान मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वेलफेयर देखिए हर चीज़ इकोनॉमिक नहीं होता, हर चीज़ पैसा कमाने के लिए नहीं होता। मैं क्या किया, इसको सोशल वेलफेयर के लिए मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना किसी पैसा लिए। तो अब ये क्या होगा, तो यार ये कहीं ना कहीं गुड्स तो चले गया मेरे पास से, तो यहाँ पर पहला जो इफेक्ट पड़ेगा लेस इन परचेज, तो परचेज में हम उसको लेस कर देंगे। और परचेज कहाँ लिखते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम परचेज लिखते हैं, वहां पर हम लेस कर देंगे। और सेकंड है डेबिट इन प्रॉफिट लॉस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक्सपेंस है ना। मैं अगर उनको फ्री में अगर मैं दे रहा हूं तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है। सेम केस चैरिटी के लिए दिया जाता है या डोनेशन दिया जाता है तो भी ऐसा ही होगा, परचेज से माइनस हो जाएगा क्योंकि गुड्स हमारे पास से चले गया और ये हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हम इसके बदले हम पैसा नहीं लिए, फ्री में दे दिए हम, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में ये शो हो जाएगा। उसके बाद 11 पॉइंट देखिए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट 2000 रुपीज, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% क्लेम। तो देखिए गुड्स क्या हुआ है, आग में जल गया या फिर चोरी हो गया। यार बिजनेस में ऐसा होता है, कभी कभार रातों रात दुकानें जल जाती है, ठीक है, या कभी कभार रातों रात चोरी हो जाता है। और कुछ लोग इंश्योरेंस करवा के रखते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आकर देखती है और उसके बाद क्लेम डिसाइड करती है कि हाँ भाई वाकई में आपको कितना रुपए मिलना चाहिए। जैसे मेरी अगर दुकान जल गई और मैं बोलूँगा कि मेरी दुकान की पूरी वैल्यूएशन थी 10 लाख की, 10 लाख का सामान जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट होंगे उन लोग ये बात नहीं मानेंगे, वो अपने हिसाब से सर्वे करेंगे, उस हिसाब से बताएंगे कि भैया 10 लाख रुपए का आपको 80% मिलेगा, इतना ही आपका जला है सामान, ठीक है, या इतना ही चोरी हुआ है। तो वो डिसाइड करते हैं, वो सब चीज इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। तो अगर गुड्स लॉस्ट बाय फायर मतलब आग जलने से अगर सामान नष्ट हो गया या फिर चोरी से,
तो उसकी एंट्री कैसे होगी? मैं आपको बताया हूं कि एडजस्टमेंट जो होता है उसके हमेशा मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे और मैक्सिमम आगे 2-3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ना 3 होगा, समझना बात को। गुड्स लॉस्ट बाय फायर थेफ्ट 2000 रुपीज, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रहा है? 60% क्लेम कर रहा है। इसका मतलब ये है, इंश्योरेंस कंपनी ये बोल रहा है कि 60% हम आपको पैसा देंगे, मतलब कि 2000 का 60% कितना होता है? 1200 रुपए। तो इंश्योरेंस कंपनी ये मान रहा है 2000 का सामान तुम्हारा नहीं जला है, तुम्हारा 2000 का 60% कितना होता है? 1200, तो वो 1200 ही देगा। अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी। पहली बात तो 2000 रुपए का गुड्स नष्ट हो गया, जल गया, तो पहली एंट्री जो होगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई गुड्स लॉस्ट बाई फायर 2000 रुपीज। ठीक है, देखिए एक चीज को समझना, अगर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है गुड्स लॉस्ट बाई फायर और गुड्स लॉस्ट बाई फायर 2000 या फिर गुड्स लॉस्ट बाई थेफ्ट, चोरी से या फिर जलने से, तो ऐसे में क्या एंट्री करेंगे? तो पहला होगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय गुड्स लॉस्ट बाई फायर 2000 रुपीज और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू गुड्स लॉस्ट बाई फायर 2000 रुपीज। ये 2 ही एंट्री होता है, इधर हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखते उसको क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में उसको लिखते। अब सेकंड सिनारियो, अब क्या हो रहा है? इंश्योरेंस करवाए थे और इंश्योरेंस कंपनी उसको हम क्लेम किए तो 60% वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उतना रुपए देगा। तो अब इसकी क्या एंट्री होगी? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाई गुड्स लॉस्ट बाई फायर, जितने का सामान जला है 2000 रुपए लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अब डेबिट में कितना नुकसान हुआ? तो देखिए टू गुड्स लॉस्ट है 2000 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा? 60% देगा। किसका 60%? 2000 का। तो 2000 का 60% होता है 1200, तो 2000 में 1200 माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे 800 रुपए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड हम एक्सपेंस लिखते हैं। तो हमारा एक्सपेंस कितना हो रहा है? 800 रुपए एक्सपेंस हो रहा है, 1200 तो कंपनी दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी, इसलिए 800 लिखेंगे। और बैलेंस शीट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, कितना क्लेम रिसीव किए हैं? 1200 रुपीज। तो ये 3 एंट्री होगी। अगर गुड्स लॉस्ट बाई फायर या गुड्स लॉस्ट बाई थेफ्ट 2000 ऐसा बस दिया है तो सिर्फ उसके 2 इफेक्ट होंगे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिख देंगे 2000 रुपए और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिख देंगे 2000 रुपए, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ या नहीं इंश्योरेंस करवाए ही नहीं थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम हुआ है और उसको उसमें इतना % मिलेगा, देखिए यहां मैं अपने मन से लिखा हूं 60%, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, उस आधार पर हमको बनाना है। तो अगर 60% क्लेम ऐसा दिया हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड तो लिखाएगा ही 2000 रुपए, क्योंकि 2000 का सामान हमारी तरफ से हम देखे तो 2000 रुपए का सामान जल गया। और प्रॉफिट एंड लॉस में एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ? तो 2000 तो हुआ था, लेकिन 1200 रुपए कहां से मिल गया? इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, मतलब कि एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ? 800। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 800 रुपए लिखेंगे और हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा कितना रुपए? 1200 रुपए, तो वो हमारे लिए एसेट कहलाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिसीव 1200 रुपए एसेट साइड में लिख देंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो कि क्लास 11th में हैं, उनको आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमको अगर मोटिवेशन मिलेगा, हमको मोटिवेशन आपके लाइक्स शेयर से मिलता है, और हमको अगर मोटिवेशन मिलेगा तो हम और तेज़ी से आपके लिए वीडियो लाएंगे। और नेक्स्ट ईयर तो 12th है, तो और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम 12th का वीडियो लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए 12th पॉइंट, मैनेजर कमीशन। यार मैनेजर को कमीशन देना रहता है, तो कमीशन के 2 होते हैं। पहला, मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जब क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे, बोले मैनेजर कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ये बिफोर चार्जिंग दिया रहेगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? नेट प्रॉफिट जो भी निकलेगा उसमें आप इनटू कर देंगे जो भी % दिया है और % निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देखिए यहां पर आफ्टर चार्जिंग है और यहां पर बिफोर चार्जिंग था,
तो बिफोर चार्जिंग रहेगा तो आप सीधा जो भी 5% दिया है तो नेट प्रॉफिट इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग दिया है तो आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट इंटू, जैसे 5% है ना तो 5 डिवाइडेड बाय 105। अगर यही 20% हो प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, मतलब 100 में जो भी कमीशन का परसेंट है उसको ऐड कर देंगे। तो जैसे एग्जांपल अगर 15% दिया है तो नेट प्रॉफिट इंटू 15 डिवाइडेड बाय 115 ऐसे कर देंगे। क्लियर है? तो यहां पर हम 12 एडजस्टमेंट कर लिए हैं, 2 और मेन एडजस्टमेंट बचे हुए हैं, उसको अब करते हैं। उसके बाद हमारा ये एडजस्टमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16, जिसमें कि सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, ये है हमारा 13th और 14th एडजस्टमेंट, दोनों को एक साथ मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होता है कि ऐसा पैसा जो कि डूब गया है। देखिए हमको डेटर लोगों से पैसा लेना रहता है। डेटर उसको बोलते हैं जिनको हम उधारी में सामान दिए हैं, उनसे हमको पैसा लेना है, वो हमारा डेटर कहलाता है। और अगर मान के चलिए कोई अगर डेटर पैसा ना दे तो वो कहलाता है बैड डेब्ट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब ये होता है, एक हम बिजनेस में हम पहले से प्रोविजन करके रख लेते हैं कि भाई ये जो डेटर है, मान के चलो 50,000 रुपए एक जन डेटर से लेना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यार 5,000 रुपए शायद वो ना दे, है कि नहीं। अलग अलग लोगों से लेना है, मान के चलो 50,000 रुपए, किसी से 10 लेना है, किसी से 15 लेना है, किसी से 5, किसी से 3, किसी से 2, ऐसा। अब एक जो बंदा है 5,000 रुपए वाला, वो हमको लग रहा है कि वो नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं, पहले से हमारे जो लॉसेस होते हैं उसको हम पहले से यहाँ पर शो कर लेते हैं। तो वो कहलाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। मतलब प्रोविजन मतलब पहले से प्रोविजन करके रखना, किसका, डाउटफुल डेब्ट का। डेब्ट मतलब कि पैसा डूब जाना, और डाउटफुल डेब्ट मतलब कि डाउट में है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को पीडीडी बोलते हैं, पीडीडी शॉर्ट में। अब देखिए इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर दिया हुआ है 20,000, बैड डेप्ट दिया हुआ है 200 रुपीज, और पीडीडी दिया हुआ है 3,000 रुपए। और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि बैड डेप्ट 5,000 रुपए है, और पीडीडी इज टू बी मेंटेन एट द रेट 30% ऑफ डेटर। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रहते हैं उनको इसी में ही डाउट रहता है, इसी के कारण ही उनका जो फाइनल स्टेटमेंट का जो एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं आ पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है, तो आज के बाद ये दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी, समझना। देखिए जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेप्ट रहता है, ये वाला जो बैड डेप्ट रहता है, इसको बोला जाता है ओल्ड बैड डेप्ट, ओल्ड बैड डेप्ट, ठीक है। और एडजस्टमेंट के बाहर जो दिया रहता है ये बैड डेप्ट, इसको हम बोलते हैं न्यू बैड डेप्ट, न्यू बैड डेप्ट, ठीक है। अगर शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो ये ओबीडी, ओल्ड बैड डेप्ट, और जो एडजस्टमेंट के बाहर दिया है वो कहलाता है न्यू बैड डेप्ट, एनबीडी। क्लियर है? और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर पीडीडी दिया रहता है इसको हम बोलते हैं ओपनिंग पीडीडी। तो ये जो पीडीडी दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं ओपनिंग पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। और ये जो पीडीडी जो बाहर दिया रहता है ना, बाहर बोला है कि पीडीडी मेंटेन करना है 30% ऑफ डेटर, तो ये जो भी आएगा वो कहलाएगा क्लोजिंग पीडीडी, ठीक है। अब देखिए पहले ये सेकंड वाले को देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पीडीडी इज टू बी मेंटेन 30% ऑफ डेटर्स। तो देखिए यहां पर पीडीडी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पीडीडी निकालेंगे तो जो डेटर है, डेटर कितना है, तो डेटर है 20,000, उसमें हम माइनस कर देते हैं न्यू बैड डेप्ट, न्यू बैड डेप्ट माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आती है उसका 30% निकालते हैं, उसका 30%। तो यहां पर डेटर है 20,000 रुपीज, जिसमें हम न्यू बैड डेप्ट, न्यू बैड डेप्ट कितना है, ये न्यू बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में दिया रहता है। अंदर वाला ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला क्या कहलाता है, ओल्ड बैड डेप्ट। तो पीडीडी निकालने के लिए, क्लोजिंग पीडीडी निकालने के लिए आपको डेटर में माइनस करना है न्यू बैड डेप्ट। अगर नहीं है तो इसी को ले लो डेटर को, और अगर है तो न्यू बैड डेप्ट माइनस होगा। और न्यू बैड डेप्ट यहाँ कितना है 5,000 रुपीज,
और इसको आप फिर माइनस करके इनटू कर देंगे 30% से। तो देखिए यहाँ पर 20,000 में माइनस करेंगे 5,000 तो ये आएगा 15,000 और इसका 30% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4,500। ये हमारा कहलाएगा क्लोजिंग पीडीडी। ठीक है, क्लोजिंग पीडीडी। अब बात करें कि अब इसको कहाँ कहाँ इसके दो इफेक्ट आएंगे वो देखते हैं। तो देखिए पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये दोनों दो इफेक्ट दिखेंगे। अब ये कैसे कैसे लिखना है, तो देखिए जो बैड डेप्ट है और पीडीडी है, कौन सा बैड डेप्ट, ओल्ड बैड डेप्ट, और कौन सा पीडीडी, तो ओपनिंग पीडीडी, इसको एक ही जगह लिखना है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। और बात करें एडजस्टमेंट में जो बैड डेप्ट दिया है वो न्यू बैड डेप्ट है, और एडजस्टमेंट में जो चीज दिया रहता है उसके दो इफेक्ट होते हैं, और तो न्यू बैड डेप्ट और क्लोजिंग पीडीडी इसको दो जगह लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट साइड लिखेंगे टू ओल्ड बैड डेप्ट, आप लिखेंगे टू बैड डेप्ट और ब्रैकेट में लिख देना ओल्ड। तो ओल्ड बैड डेप्ट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है 200 रुपए, इसमें प्लस किया जाता है न्यू बैड डेप्ट को। न्यू बैड डेप्ट कितना है, तो 5,000 रुपए है जो कि एडजस्टमेंट में दिया जाता है। एक काम करते हैं, ये जो 200 है इसको 2,000 कर लेते हैं, यहां पर भी 2,000 कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो न्यू बैड डेप्ट कितना हुआ, 5,000 रुपए ऐड कर दिए। उसके बाद जो क्लोजिंग पीडीडी होता है ये भी ऐड होता है, क्लोजिंग पीडीडी। क्लोजिंग पीडीडी कितना आया, तो क्लोजिंग पीडीडी 4,500 आया, और ओपनिंग पीडीडी जो होगा वो माइनस हो जाएगा। ओपनिंग पीडीडी ये है 3,000 रुपए। तो देखिए इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 4 4 8 8,500 रुपए। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 8,500 रुपए। तो आप एक चीज को समझना, ये बैड डेप्ट जो है ओल्ड बैड डेप्ट, ये कहाँ आया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आया। ओल्ड बैड डेप्ट एक ही इफेक्ट होगा। ओल्ड बैड डेप्ट किसको बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस के जो अंदर होता है। और बात करें ओपनिंग पीडीडी, तो ओपनिंग पीडीडी भी क्या होता है, प्रॉफिट लॉस में डेबिट में ये जो बैड डेप्ट होता है ओल्ड बैड डेप्ट, इसी में हम इसको माइनस कर देते हैं। तो ये तो खत्म हो गया। बात करें न्यू बैड डेप्ट और क्लोजिंग पीडीडी की, तो इसके एक इफेक्ट तो यहां हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरा इफेक्ट हमको कहां दिखाना है, बैलेंस शीट में। तो इसके दो इफेक्ट होंगे, ये और इसके। तो देखिए इसको हम कहां लिखेंगे, तो बैलेंस शीट में जब डेटर लिखेंगे, डेटर, तो यहां पर डेटर देखिए ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 20,000 रुपीज डेटर। ये 20,000 है, इसमें माइनस हो जाएगा न्यू बैड डेप्ट 5,000 रुपीज, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग पीडीडी, और क्लोजिंग पीडीडी है 4,500। तो 20,000 में माइनस करेंगे 5 तो आएगा 15, 15 में माइनस करेंगे 4,500 तो ये आ जाएगा 10,500। तो देखिए न्यू बैड डेप्ट और क्लोजिंग पीडीडी के दो इफेक्ट हुए। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हुआ, जो ओल्ड बैड डेप्ट था उसमें ये दोनों प्लस हो गया, और बैलेंस शीट में एसेट साइड जो डेटर लिखे उसमें वो दोनों के दोनों न्यू बैड डेप्ट और क्लोजिंग पीडीडी माइनस हो गया। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको समझना है। और अगर बात करें क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया है तो यार मत लिखो, खत्म कहानी है कि नहीं। पीडीडी नहीं दिया है तो बाकी सब एज इट इज करोगे। जैसे क्लोजिंग नहीं दिया है तो आप ओल्ड बैड डेप्ट लिखोगे, प्लस करोगे न्यू बैड डेप्ट, और ओपनिंग नहीं दिया, अगर क्लोजिंग नहीं दिया है तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल मैं दोनों चीज को बता दिया हूं। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है या न्यू और ओल्ड दोनों दिया है तो किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। अब लास्ट में एक और बच रहा है, उसको मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद एडजस्टमेंट ये चैप्टर कंप्लीट है। तो एक लास्ट जो होगा वो होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5% ऑन डेटर।
अगर सेम यही चीज दिया हुआ है और ऐसा दिया हुआ है, प्रोविजन करना है डिस्काउंट 5% डेटर पर, ठीक है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो अब इसमें क्या करेंगे? तो देखिए यहां पर जो डेटर दिया रहेगा, डेटर में माइनस करेंगे न्यू बैड डेप्ट और उसमें माइनस करेंगे क्लोजिंग पीडीडी, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका 5% निकालना है, उसका 5%, मतलब कि ओवरऑल क्या है, यही वाली वैल्यू 10,500 है, इसी का ही प्रोविजन और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई डेटर है, जैसे कि किसी से हमको 10,000 रुपए 10,500 रुपए लेना है, तो हम पहले से ही एक प्रोविजन कर लिए यार, वो हो सकता है कि हमसे वो डिस्काउंट मांगे कि भैया थोड़ा कम कर दो, हम अभी नहीं दे पाएंगे पैसा, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट कर देंगे। तो पहले से ये सब चीज को प्रोविजन करके रखा जाता है ताकि हम एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें। तो यहाँ पर प्रोविजन किया गया है, तो क्या करेंगे, देखिए डेटर कितना है 20,000 है, जिसमें न्यू बैड डेप्ट कितना था 5,000 रुपए और क्लोजिंग पीडीडी था 4,500 रुपए, तो ये तीनों को माइनस किए तो ये आया 10,500 रुपए। तो 10,500 रुपए का अगर 5% निकाला जाएगा तो ये 525 रुपए आ रहा है। अब ये 525 रुपए को दो जगह लिखेंगे, एक तो पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे कि टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करके 525, और दूसरा एसेट साइड में डेटर में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब यहां पर इस वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर खत्म होता है हमारा एडजस्टमेंट वाला चैप्टर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 16 के साथ। थैंक यू।